हेलो एस्पिरेंट। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल लिटरेचर एस्पिरेंट पर। मैं हूं अनिल कुमार सिंह और आज हम लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देखेंगे विलियम वर्ड्सवर्थ की अगली जो ओड है, जिसे सिंपल इमोर्टैलिटी ओड के नाम से भी जाना जाता है। और इसको टिंटन एबी के बाद दूसरी ओड के रूप में, या यूं कह सकते हैं कि क्वीन ओड्स भी कहा जाता है, क्योंकि लगभग दोनों की थीम या दोनों का जो ओवरऑल मैसेज है वो एक जैसा है। इस वजह से इन दोनों को ट्विन ओड्स भी कहा जाता है। देखेंगे इसको लाइन बाय लाइन। और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पोएम है। अक्सर एग्जाम में इससे कुछ लाइनें पूछी जाती हैं, तो आपको इसको अच्छे से देखना है जिससे कि आप एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर सकें। शुरू करने से पहले थोड़ा इस पोएम के बारे में जान लेते हैं। ओवरऑल इट हैज़ 11 स्टेंजास। शुरुआत के जो 4 स्टेंजास थे वो लिखे गए थे विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा 1802 में। और लिखने के बाद इन्होंने रोक दिया होगा, कोई भी इनकी पर्सनल वजह रही होगी उसके पीछे। बाद में इन्होंने 4 साल के गैप के बाद दोबारा उसको 1806 में लिखना स्टार्ट किया है। 1806 में लिखने के बाद इस पोएम का जो इन्होंने पब्लिश किया था वो पोएम्स इन 2 वॉल्यूम्स, एक इनका संग्रह था, कविता संग्रह। उसमें ये पब्लिश हुई थी 1807 में। कुल मिला के देखा जाए तो टिंटन एबी के जैसा ही ये भी है। हालांकि इसमें उन्होंने बहुत ज़्यादा इमोर्टैलिटी, हेवनली, सेलेस्टियल लाइट, तमाम चीज़ों का वर्णन किया है, शब्दों का इस्तेमाल किया है, लेकिन बहुत ज़्यादा थीम बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, क्योंकि इसमें भी उनके चेंजिंग मूड्स के बारे में बताया गया है जिस तरह से टिंटन एबी में बताया गया है। मैं इसको बार बार टिंटन एबी से इसलिए कनेक्ट कर रहा हूँ जिससे कि आपको थोड़ा समझने में आसानी हो सके। क्या है कि कई बार दोनों पोएम्स को पढ़ने में थोड़ा कंफ्यूजन भी होता है, लेकिन द मोर यू स्टडी द मोर फेमिलियर यू विल बी विद द थीम एंड मैसेज ऑफ द पोएम्स। सो लेट्स स्टार्ट। देखते हैं इसका पहला स्टेंजा। शुरुआत होती है इनकी स्टेंजा की, एक इनकी और पोएम है माई हार्ट लीव्स अप, उससे इन्होंने एक स्टेंजा उठाया हुआ है। द चाइल्ड इज फादर ऑफ द मैन, ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, जिसको इन्होंने बताया है कि फिलोसफिकल लाइन है कि बच्चा ही आगे बड़े होकर के एक मतलब संपूर्ण व्यक्ति बनता है। यूं कह सकते हैं कि बच्चा ही जो है वो अ, व्यक्ति का पिता है, या यूं कह सकते हैं कि जनरेशन टू जनरेशन हम बच्चे बड़े होके जो है जनरेशन आगे बढ़ाते हैं, ये सारी चीजें कहते हैं। आगे वो कहते हैं एंड आई कुड विश माई डेज टू बी बाउंड ईच टू ईच बाय नेचुरल पाइटी। वो कहते हैं मैं चाहता हूँ कि मेरी जिंदगी में जो समरसता है या नेचुरल हार्मनी है वो बनी रहे। ये सिर्फ एक विश है जिसको वो यूं ही बताते हैं। आगे देखते हैं स्टेंजा, इस पोएम का फर्स्ट, जो कि आपको अपनी स्क्रीन पे दिख रहा है। कहते हैं कि एक ऐसा वक्त भी था जब उनको मीडो, ग्रुप एंड स्ट्रीम मतलब चारागाह और बगीचे और छोटी छोटी नदियां, द अर्थ एंड एवरी कॉमन साइट, ये धरती और यहाँ तक कि इसमें रहने वाली हर छोटी से छोटी चीज भी उनको टू मी डिड सीम, मुझे प्रतीत होती थी। अपैरल, अपैरल का मतलब यहाँ पे है ड्रेस्ड, जैसे नहीं, अपैरल का मतलब क्या होता है कपड़ा, तो अपैरल का मतलब हम कह सकते हैं क्लोथ्ड, कपड़े पहने हुए। इन सेलेस्टियल लाइट, सेलेस्टियल का मतलब क्या होता है हेवनली या डिवाइन। दैवीय लाइट मतलब यहाँ पे कह सकते हैं आभा। उनको लगता था एक ऐसा टाइम भी था उनकी जिंदगी में जब उनको ये सारी चीजें जो पहली लाइन में डिस्क्राइब की गई हैं और जमीन पर दिखने वाली हर एक चीज, उनको लगता था कि एक स्वर्गीय आभा में जो है वो लिपटी हुई है, या हर चीज में एक स्वर्गीय जो आभा है वो विद्यमान है, स्वर्गीय रोशनी विद्यमान है, सेलेस्टियल लाइट। फिर कहते हैं कि द ग्लोरी एंड द फ्रेशनेस ऑफ ए ड्रीम। वो कहते हैं कि ग्लोरी मतलब वैभव और फ्रेशनेस ऑफ ए ड्रीम मतलब कह रहे हैं कि एक ऐसा टाइम था। फ्रेशनेस ऑफ ए ड्रीम का मतलब यहाँ पे है मतलब नव यौवन जो होता है या नव जवानी के जो दिन होते हैं, वो कह सकते हैं कि उस तरह से मुझे महसूस हुआ करते थे। इट इज नॉट नाउ एज इट हैथ बीन ऑफ योर, और अब ऐसा नहीं है जैसा कि ऑफ योर, योर का मतलब क्या है पहले, कि जो पहले हुआ करता था अब ऐसा नहीं है। फिर कहते हैं कि टर्न वेयर सोएवर आई में बाय नाइट और डे,
द थिंग्स विच आई हैव सीन नाउ आई कैन सी नो मोर। कहते हैं कि मेरे जो देखने के नजरिया में जो बदलाव आ गया है, चाहे मैं कहीं भी जाऊं, टर्न वेयर एवर आई मे, मतलब टर्न का मतलब वैसे होता है किसी की तरफ देखना। मैं कुछ भी देखूं, चाहे मैं पहाड़ देखूं, चाहे मैं बगीचा देखूं, चाहे कोई नदी, कुछ भी देखूं, अब मुझे वो जो डिवाइन लाइट दिखती थी या जो दैवीय प्रकाश दिखता था, अब वो मुझे कहीं भी नहीं दिखता है। या जो नव यौवन का जो एक सपना, या यूं कह सकते हो कि थिंकिंग जो हुआ करती थी मेरी, अब वो नहीं है। द थिंग्स विच आई हैव सीन, जिनको मैं देख चुका हूँ या जो महसूस मैं कर चुका हूँ, अब मैं और ज्यादा आगे महसूस नहीं करता, ऐसा वो बताते हैं। टिंटन एपी में भी उन्होंने कुछ ऐसा एक्सप्रेस किया है शुरुआत में कि कभी मैं ऐसा था, अब आज ऐसा हो गया हूँ, लगभग कुछ थीम्स मिलती हैं यहाँ पर। देखते हैं नेक्स्ट। कहते हैं कि इंद्रधनुष आता है, चला जाता है, जो गुलाब है वो पहले की तरह ही उतना ही सुंदर है। द मून डथ विद डिलाइट लुक राउंड हर व्हेन द हेवेंस आर वेयर। हेवेंस का मतलब यहाँ पे है आसमान, वेयर का मतलब क्या है, जब तारे ना हो, या यूं कहो कि जब शाम के टाइम पे चंद्रमा थोड़ा पहले दिख जाता है और सितारे नहीं दिखते हैं, तो कह रहे हैं कि वो चीजें ज्यों की त्यों पहले जैसी ही हैं। चंद्रमा उतना ही खूबसूरत है, चांद उतना ही खूबसूरत है, गुलाब उतना खूबसूरत है, इंद्रधनुष आता है चला जाता है। वाटर्स ऑन ए स्टैरी नाइट, वाटर्स का मतलब यहाँ पे है पानी की लहरें। ऑन ए स्टैरी नाइट, स्टैरी नाइट मतलब सितारों से सजी हुई रात, मतलब जब रात में सितारे सजे होते हैं तो पानी की जो लहरें हैं वो बहुत सुंदर लगती हैं। आर ब्यूटीफुल एंड फेयर, वो अभी भी उतनी ही सुंदर, और फेयर मतलब क्लीन है, साफ है। द सनशाइन इज ए ग्लोरियस बर्थ, और सनशाइन मतलब जो सूरज की रोशनी है, ग्लोरियस बर्थ का मतलब यहाँ पे उन्होंने बताया कि जैसे सूरज डेली निकलता है तो डेली ही उससे सूरज की रोशनी का जन्म होता है। ग्लोरियस बर्थ मतलब वो उसी हिसाब से अपने वैभव में जन्म लेती है। यूं कहिए कि सुबह सूर्योदय के साथ ही जो है उसका एक जन्म होता है, ग्लोरियस बर्थ होता है सनशाइन का। बट येट आई नो वेयर एवर आई गो, लेकिन फिर भी मैं जानता हूँ कि मैं कहीं भी जाऊं, दैट देयर हैड पास्ड अवे अ ग्लोरी फ्रॉम द अर्थ, लेकिन फिर भी उन्हें कुछ कसक, या यूं कह सकते हैं कुछ कमी सी महसूस हो रही है कि दुनिया में जो वैभव था या जो शालीनता थी, वो कहीं ना कहीं गायब हो चुकी है। पास्ट अवे मतलब गुजर चुकी है, जो कि कभी हुआ करती थी। तो शुरुआत के दो स्टेंजास में वो अपने उस चेंजिंग या चेंज्ड हो सकता है, चेंजिंग क्यों मतलब चेंज हो ही गया है पूरी तरह से उनका मूड, जिसके बारे में बताते हैं कि कभी ऐसा था और आज ऐसा हो गया है। आगे वो कहते हैं कि नाउ while the birds thus sing a joyous song, and while the young lambs bound as to tabors sound, वो कह रहे हैं कि चिड़ियां एकदम गीत गा रही हैं, जोयस सॉन्ग मतलब प्रफुल्लित गीत गा रही हैं, और जो छोटे छोटे मेमने हैं वो डांस कर रहे हैं, एज टू द मतलब मिलाते हुए, मिक्सिंग करते हुए। टेवर्स, टेवर्स क्या होता है, एक छोटा सा ड्रम होता है, जैसे छोटे से ड्रम में जो आवाज आती है, और ऐसा लग रहा है जैसे मेमने एकदम अपनी जो लय ताल जो है उस साउंड से मिला के ही डांस कर रहे हैं, ऐसा उनको लग रहा है। फिर कहते हैं टू मी अलोन देयर केम ए थॉट ऑफ ग्रीफ। सारी चीजें अपनी जगह पे ठीक हैं, कुदरत अपने आप में फुल फ्लो में है, लेकिन मेरे लिए फिर भी कहीं ना कहीं एक ग्रीफ, या यूं कह सकते हैं एक दुख की जो थॉट है या दुख का जो विचार है वो उनके मन में आ गया। A timely utterance gave that thought relief, लेकिन कह रहे हैं चलो कोई नहीं, कम से कम मैंने उसको समय से, टाइमली मतलब क्या होता है समय से, अटरेंस का मतलब क्या है एक्सप्रेशन, चलो कम से कम मैंने उसको समय से व्यक्त कर दिया है, जिससे कि मुझे कहीं ना कहीं उस सोच में या उस विचार में थोड़ी राहत मिल गई है। इसका मतलब यह है कि कई बार हम अपने मन की बात किसी से शेयर कर लेते हैं, कह देते हैं, तो हमारा मन थोड़ा हल्का हो जाता है। तो वो यहाँ पे ये सारे विचार अपनी कविता में कह रहे हैं, और कह रहे हैं कि चलो कम से कम मैंने वक्त रहते ही अपनी विचारधारा जो है या अपने विचार या उस थॉट को एक्सप्रेस कर दिया है, जिससे कि मुझे थोड़ी राहत मिल गई है। एंड आई अगेन एम स्ट्रॉन्ग, कहते हैं फिर से मैं अपने आप को थोड़ा मजबूत या थोड़ा दृढ़ महसूस कर रहा हूँ। द कैटरैक्ट्स ब्लो देयर ट्रम्पेट्स फ्रॉम द स्टीप, कैटरैक्ट्स मतलब झरने, ब्लो
जो हैं बजा रहे हैं देयर ट्रम्पेट्स। ट्रम्पेट का मतलब वैसे बिगुल होता है, लेकिन यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो झरने खड़ी पहाड़ियों से गिर रहे हैं उनमें बहुत ऐसा लग रहा है कि बिगुल बज रहा हो या बहुत ज्यादा आवाज करते हुए वो बह रहे हैं। सिंपल। नो मोर शैल ग्रीफ ऑफ माइंड द सीजन्स रॉन्ग। और कह रहे हैं कि मेरा जो दुख है कम से कम मैंने उसको एक्सप्रेस कर दिया है, जिससे क्या है कि ये जो ओवरऑल एटमॉस्फियर है जॉयफुल, उसको वो खराब नहीं करेगा। मेरा मूड जो है या मेरा जो दुख है, जो आसपास का एटमॉस्फियर है उसको खराब नहीं करेगा। आई हियर द इकोज थ्रू द माउंटेन्स थ्रॉन्ग। वो कह रहे हैं कि जो पहाड़ों की तमाम चोटियां हैं, माउंटेन्स थ्रॉन्ग का मतलब क्या है, पहाड़ों का जो झुरमुट है, मतलब बहुत सारे पहाड़ आसपास हैं, उनकी चोटियों का जो थ्रॉन्ग मतलब एक ग्रुप है। वहां से मुझे ऐसा लग रहा है कि आवाजें आ रही हैं। किनकी आवाजें भाई? जो झरने बह रहे हैं या जो भी चिड़ियां चहचहा रही हैं, तमाम जो इकोस मतलब गुंजायमान जो ध्वनियां हैं वो उनको सुनाई दे रही हैं। द विंड्स कम टू मी फ्रॉम द फील्ड्स ऑफ स्लीप। और जो दूर दराज जो खेत हैं, फील्ड्स ऑफ स्लीप का मतलब यह है कि जो किसान है और अपने खेत की रखवाली कर रहे हैं, कॉटेज पीपल जो है वो सो रहे हैं अभी भी, वहां के खेत। फील्ड्स ऑफ स्लीप का मतलब किसान जहाँ सोए हुए हैं उन खेतों से जो है हवा आ रही है। एंड ऑल द अर्थ इज गे। और सारी जो पृथ्वी है वो एकदम खुश दिख रही है। लैंड एंड सी गिव देमसेल्व्स अप टू जॉलिटी। मतलब चाहे वो धरती हो चाहे वो समुद्र हो, सभी अपने आप में खुश हैं। एंड विद द हार्ट ऑफ मे, विद द हार्ट ऑफ मे का मतलब क्या है? मई का जो बसंत का जो मौसम है उसमें जो मेरा मन है, डथ एवरी बीस्ट कीप हॉलीडे। और उसी हिसाब से लग रहा है कि हर जानवर छुट्टी मना रहा है। जैसे कि ये छुट्टी पे हैं, वहाँ एंजॉय करने घूम रहे हैं नेचर की लैब में, तो उसी हिसाब से उनको लग रहा है कि लगभग सब जानवर जो हैं वो बहुत अच्छे से छुट्टियां मना रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। फिर वो कहते हैं दाऊ चाइल्ड ऑफ जॉय। फिर एक छोटे बच्चे पे आ जाते हैं। मतलब जो पोएम का टाइटल है रिकलेक्शंस ऑफ अर्ली चाइल्डहुड, अब बच्चे पे आ गए हैं वो कि दाऊ चाइल्ड ऑफ जॉय। एक छोटा बच्चा जो कि जिसको वो कह रहे हैं कि आनंद का बच्चा, यूं कहो कि बहुत ज्यादा खुश है वो। शाउट राउंड मी, मेरे आसपास चिल्लाओ। लेट मी हियर दाई शाउट्स, मुझे तुम्हारी वो जो चीखें हैं पुकारे हैं वो मतलब प्रसन्नता वाली वो सुननी है। दाऊ हैप्पी शेफर्ड बॉय। शेफर्ड बॉय मतलब जो चरवाहे हैं उनका कोई लड़का या कोई बच्चा खेल रहा है, उसको वो कह रहे हैं इमेजिनरी कि आओ और मेरे आसपास चिल्लाओ जिससे कि मैं सुन सकूं तुम्हारी वो सारी क्राइस ऑफ हैप्पीनेस। मतलब वो खुद का बचपन जीना चाह रहे हैं उस बच्चे की क्राइस के साथ, शाउट्स के साथ। आगे बढ़ते हैं। फिर वो आसपास के जितने क्रीचर्स हैं, मतलब जितने प्राणी, चाहे वो पक्षी हैं चाहे मेमना या काउस चरवाहे हैं, तो हो सकता है गाय भी वहां पर हो, जो भी हो, तो कहते हैं ये ब्लेस्ड क्रीचर्स। ब्लेस्ड का मतलब यहाँ पे हैप्पी, कि सारे जो हैप्पी जो प्राणी हैं। आई हैव हर्ड द कॉल। कॉल का मतलब क्या है? यहाँ पर जो एक अर्ज प्रेरणा है हैप्पीनेस की, मैंने वो सुनी है तुम्हारी, है ना, मतलब प्रसन्नता की जो पुकार है वो मैंने सुनी है। ये टू ईच अदर मेक, जो तुम एक दूसरे के प्रति कर रहे हो, जैसे चिड़िया चह रही एक साथ चहचहा रही हैं, बच्चे एक साथ चिल्ला रहे हैं या और जानवर एक साथ चिल्ला रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि मुझे वो सुनाई दे रही है आपकी जो पुकार है। आई सी द हेवेंस लाफ विद यू इन योर जुबली। और मुझे लग रहा है कि जो हेवेंस मतलब जो आसमान या ओवरऑल एटमॉस्फेयर की बात हो रही है यहाँ पे, कि जो आसपास का जो वातावरण है वो सब आपके साथ इन योर जुबली। जुबली का मतलब क्या है यहाँ पर? मेरी मेकिंग मतलब या हैप्पीनेस आवर्स, जो खुशियों के पल हैं उनमें आसमान या वातावरण भी उन जानवरों का साथ दे रहा है। माई हार्ट इज एट योर फेस्टिवल। और मेरा मन भी तुम्हारे इस त्योहार में, त्योहार का मतलब जो खुशी में जो वातावरण है उसमें मेरा मन भी लग रहा है। माई हेड हैथ इट्स कोरोनल। और ऐसा लग रहा है कि मेरे सिर के चारों ओर मैंने एक आपकी प्रसन्नता की, कोरोनल का मतलब क्या होता है? गारलैंड, माला। और वो कह रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि मैंने अपने सिर के चारों ओर तुम्हारी प्रसन्नता रूपी जो माला है वो पहन ली है। मतलब इन प्राणियों को देख करके वो बहुत खुश हो रहे हैं और उनको लग रहा है कि चलो कम से कम उनका मन हल्का हो गया और वो खुशी की जो माला है वो उन्होंने पहन ली है। द फुलनेस ऑफ योर ब्लिस। फुलनेस ऑफ योर ब्लिस का मतलब यह है कि एंटायरिटी ऑफ देयर हैप्पीनेस, मतलब उनकी खुशी एक्सट्रीम रूप में उनको दिख रही है। किनकी? क्रीचर्स की।
आई फील इट ऑल। वो कह रहे हैं कि हाँ हाँ मुझे महसूस, मैं भी महसूस कर रहा हूँ। तुम्हारी खुशी की जो चरम अवस्था है उसे मैं भी महसूस कर रहा हूँ, जैसा कि तुम लोग महसूस कर रहे हो। फिर वो कहते हैं ओ इवल डे, ओ इवल डे मतलब कि कोई बुरा दिन होगा। इफ आई वर सलन, और यदि मैं थोड़ा, सलन का मतलब क्या है, सैड, इरिटेटिंग, यदि मैं थोड़ा चिड़चिड़ा हुआ या मैं थोड़ा दुखी हुआ। वाइल अर्थ हरसेल्फ इज अडोर्निंग, मतलब कह रहे हैं कि मैं, हो सकता है मेरे लिए बुरा दिन हो और मैं दुखी महसूस कर सकता हूँ, लेकिन अर्थ मतलब पृथ्वी अपने आप में ही अपने आप को, अडोर्निंग का मतलब क्या होता है, सजाना, सजाना संवारना, कि वो अपने आप को सजा संवार रही है। मतलब सब खुश हैं तो मैं क्यों दुखी रहूं, ऐसा वो महसूस करने या बताने की कोशिश कर रहे हैं। दिस स्वीट मे मॉर्निंग, मई की, बसंत ऋतु की जो मई का जो महीना है, सुबह है, बहुत अच्छी है, ठंडी हवा चल रही है, सब खुश हैं तो मैं क्यों दुखी रहूं। एंड द चिल्ड्रन आर कलिंग ऑन एवरी साइड, और हर तरफ, कलिंग का मतलब क्या है, गैदरिंग, और हर तरफ जो है बच्चे वो इकट्ठे हो रहे हैं, मतलब चारों तरफ जो मौका है वो सब खुशियों का ही मौका है। और आगे वो कहते हैं कि इन ए थाउजेंड वैलीज फार एंड वाइड, मतलब दूर दूर तक जो घाटियां फैली हुई हैं, फ्रेश फ्लावर्स वाइल द सन शाइन्स वार्म, वहां पर मतलब एकदम सुंदर से फूल खिले हुए हैं, वाइल द सन शाइन्स वार्म, और सूरज की रोशनी, जो गर्म गर्म धूप है वो वहां पर उन पे पड़ रही है। एंड द बेब लीव्स ऑन अप ऑन हिज मदर साम, इसके अलावा छोटे छोटे बच्चे जो अपनी माँ की गोद में हैं वो वहां पर उछल कूद कर रहे हैं। मतलब ये जो अभी लाइंस बताई गई है, इसमें वो ओवरऑल उन सब के बारे में बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसा आसपास का वातावरण है। आई हियर विथ जॉय आई हियर, मतलब कह रहे हैं कि मैं भी सुन रहा हूँ भाई, मैं भी उस खुशी के साथ सुन रहा हूँ आसपास का जो वातावरण है, उसमें जो एक्सप्रेशन ऑफ हैप्पीनेस है, मैं भी सुन रहा हूँ। बट देयर इज अ ट्री ऑफ मैनी वन, कह रहे हैं कि एक ऐसा पेड़ है जिसे मैं बहुत ज्यादा, मुझे जो पेड़ पसंद है, ऑफ मैनी वन का मतलब बहुत सारे पेड़ उनको पसंद है, लेकिन उनमें से कोई एक पेड़ है जो उनको पसंद है। अ सिंगल फील्ड विच आई हैव लुक्ड अपॉन, एक खेत जिसको उन्होंने पहले भी देखा हुआ है। बोथ ऑफ देम स्पीक ऑफ समथिंग दैट इज गोन, अब वो अपनी पास्ट में जा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये खेत या एक पेड़, इन सबको देख के मुझे वो चीजें याद आ रही हैं जो कि जा चुकी हैं या जो बीत चुकी हैं उनके बचपन में, अतीत में। द पैंसी एट माई फीट, पैंसी मतलब क्या होता है, वैसे पैंसी जो है मेलनकली मतलब कह सकते हैं कि, लेकिन यहाँ पे एक फूल होता है, इट्स काइंड ऑफ फ्लावर, जो कि कह रहे हैं कि मेरे पैरों पर है। डथ द सेम टेल रिपीट, और ये फूल भी मुझे यही बात बता रहा है जो शुरुआत के उन्हें स्टेंजा में बोली है, कि ग्लोरी हैज पास्ड फ्रॉम द अर्थ, कि पृथ्वी से जो वैभव था या उनकी जो क्षमता थी कुदरत को देखने की, वो जो है जा चुकी है। यही कहानी वो फूल भी इनको बता रहा है। विदर इज प्लेड द विजनरी ग्लीम, भाई अगली लाइन में आ गया कि विदर इज प्लेड द विजनरी ग्लीम, विदर मतलब कहाँ, इज प्लेड जा चुका है, भाग गया है, वैसे फ्ली मतलब भागना, उसकी सेकंड फॉर्म। द विजनरी ग्लीम, विजनरी ग्लीम का मतलब क्या है, हेवनली अप्रोच या हेवनली विजन, जो स्वर्गीय दृष्टिकोण होता है चीजों को देखने का, वो कहाँ चला गया है। वेयर इज इट नाउ, कहाँ चला गया है। द ग्लोरी एंड द ड्रीम, और कहाँ पर वो जो ग्लोरी, जो वैभव है, और कहाँ वो स्वप्न जैसी दुनिया जिन जो उनको कुदरत में दिखती थी, वो कहाँ है, कहाँ चली गई, ऐसा वो क्वेश्चन कर रहा है। क्वेश्चन मार्क भी लगा हुआ है इन दो लाइंस में। आगे कहते हैं कि आर वर्थ इज बट अ स्लीप एंड फॉरगेटिंग, कह रहे हैं हमारी जो जिंदगी है वो एक तरह से देखा जाए तो एक नींद जैसी है, कि हम बस पैदा होते हैं, नींद में होते हैं और भूल जाते हैं कि हमारी प्रीवियस लाइफ क्या रही है। आवर लाइफ इज जस्ट लाइक स्लीप एंड फॉरगेटिंग, मतलब हम भूल गए हैं कि हम कहाँ से आए हैं, कैसे थे। द सोल दैट राइजेस विद अस, हमारे हमारे अंदर जो आत्मा आती है या हमारे अंदर जो आत्मा है, आर लाइफ स्टार, जो कि हमारी जिंदगी का नक्षत्र है, हैथ हैड एल्सवेयर इट्स सेटिंग, उसकी कहीं न कहीं और ही कनेक्टिविटी है, वो कहीं और ही जन्म लेती है। एंड कम्थ फ्रॉम अफार, और कहीं बहुत दूर से आती है, अफार का मतलब बहुत दूर का कोई क्षेत्र है, या कह सकते हैं स्वर्ग, अफार का मतलब यहाँ पे वो इंडिकेट कर रहे हैं स्वर्ग से, हेवन से, कि वहां पर से ये आती है।
नॉट इन एंटायर फॉरगेटफुलनेस, और ऐसा भी नहीं है कि पूरी तरह से जब बच्चा पैदा होता है तो वो भूल जाता हो कि उसका प्रीवियस वर्थ क्या था, प्रीवियस लाइफ क्या थी, लेकिन क्योंकि वो एक्सप्रेस नहीं कर पाता तो हमें नहीं पता रहता है। तो कह रहे हैं कि ऐसा नहीं कि आत्मा भूल चुकी है, एंटायर फॉरगेटफुलनेस मतलब भुलक्कड़पन। एंड नॉट इन अटर नेकेडनेस, और ना ही पूरी तरह से, नेकेडनेस का मतलब क्या होता है, विदाउट क्लोथ्स। बट ट्रेलिंग क्लाउड्स ऑफ ग्लोरी डू बिकम, यह जो स्वर्गीय बादल हैं उनमें, ट्रेलिंग का मतलब क्या होता है, वैसे ड्रैग करना, घसीटना, लेकिन यह स्वर्गीय जो बादल हैं उनमें लिपट करके आती है। मतलब ये फिलोसफिकल पोएम है वर्ड्सवर्थ की। कहने के लिए इमोर्टलिटी ओड है, लेकिन बहुत सारी थॉट्स अलग अलग हैं। इसके अलावा जो इनका 4 स्टेंजा लिखे थे वो इन्होंने पहले लिखे थे, और बाद के 5वें से इन्होंने 4 साल बाद लिखा है। तो 5वां स्टेंजा हम कह सकते हैं थोड़ा अब्रप्ट शुरू होता है, अचानक से शुरू होता है वो, और कहीं ना कहीं थॉट जो कोऑर्डिनेशन है वो मिसिंग सा लगता है। ये मेरा पर्सनल व्यू है, बाकी आप पढ़ेंगे समझेंगे तो आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू बना सकते हैं इस पोएम को लेकर। तो वो कहते हैं कि जो आत्मा आती है हमारे अंदर वो यूं ही नहीं आती है, वो दैवी मतलब जो कहते हैं स्वर्गीय जो बादल हैं उनमें लपेट करके आती है, और इस तरह से वो अपने प्राचीन या कह सकते हैं कि पूर्व लाइफ जो है उसको भूलती नहीं है। आगे वो कहते हैं कि फ्रॉम गॉड, कहाँ से, भगवान से। आत्मा जो है, ये अपनी हिंदू फिलोसफी में भी कहा गया है कि कहीं ना कहीं भगवान से जुड़ी हुई आत्मा है, और किसी और शरीर से निकल के आती है, हम जब मर जाते हैं किसी और शरीर में चली जाती है, यह अजर अमर है, ऐसा हम कहते हैं। हु इज आर होम, जो कि हमारा खुद का घर है। हेवन लाइज अबाउट अस इन आर इन्फेंसी। फिर वो कहते हैं कि जो हेवन है वो, या यूं कह सकते हैं यहाँ पे हेवन का मतलब है इनोसेंस। इनोसेंस कहाँ तक दिखती है हमारे अंदर, जब तक कि हम इन्फेंट रहते हैं। इन्फेंट मतलब नवजात होते हैं। एक नवजात बच्चे में ही वो स्वर्गीय जो आभा है या जो स्वर्गीय गुण है वो नवजात बच्चे में ही देखे जा सकते हैं। शेड्स ऑफ द प्रिजन हाउस बिगिन टू क्लोज, शेड्स ऑफ द प्रिजन हाउस बिगिन टू क्लोज। और जो उन्होंने अपना मतलब जीवन है उसको उन्होंने बताया है कि ये प्रिजन हाउस है, जो शरीर है या जो ओवरऑल लाइफ है वो क्या है, प्रिजन हाउस। और उसके दरवाजे बंद होने शुरू हो जाते हैं कब, अपॉन द ग्रोइंग बॉय, जब हम बड़े होने लगते हैं। मतलब जब तक हम इन्फेंट हैं तब तक हमारे अंदर वो पवित्रता, इनोसेंस है, लेकिन जैसे ही हम बड़े होने लगते हैं हमारे वो इनोसेंस गायब होती जाती है। आगे वो कहते हैं बट ही बिहोल्ड्स द लाइट एंड व्हेंस इट फ्लोस, लेकिन बड़े तुम भले ही हो जाएं लेकिन हमें पता होता है कि वह जो प्रकाश है वो कहाँ से बह रहा है या कहाँ से आ रहा है। बिहोल्ड्स मतलब देखता है वो व्यक्ति कि आखिर उसका सोर्स क्या है, या यूं कह सकते हैं कि हमें पता होता है कि हम भगवान से जुड़े हुए हैं। ही सीज इट इन हिज जॉय, कब देखता है, जब वो बहुत ज्यादा खुश होता है। आगे कहते हैं द यूथ हु डेली फार्दर फ्रॉम द ईस्ट। द ईस्ट का मतलब यहाँ पे जो है वो, जैसे बाइबल या क्रिश्चियन में द ईस्ट का मतलब हेवन है। वो कह रहे हैं कि एक ऐसा व्यक्ति जो बड़ा हो रहा है धीरे धीरे, वो डेली, रोज, फार्दर फ्रॉम द ईस्ट मस्ट ट्रेवल। इसका मतलब यह है कि वो रोज यात्रा करता है, दूर यात्रा करता है, पूरब से दूर जाता है, मतलब वो स्वर्ग से दूर होता जाता है। कैसे, दुनियादारी में पढ़ के। जैसे उसकी स्पिरिचुअलिटी या जो रिलीजियस इमोशंस हैं वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं फिजिकल फॉर्म में बदल जाती हैं, और हम मटेरियलिस्टिक हो जाते हैं। जैसे इन्होंने अपनी एक पोएम में बताया, द वर्ल्ड इज टू मच विद अस वाली पोएम जो है इनकी, इसमें यही थॉट इन्होंने एक्सप्रेस की है कि डेली हम अपने कहीं ना कहीं भगवान से दूर चले जा रहे हैं। क्यों, क्योंकि वी आर रनिंग आफ्टर मेटेरियलिस्टिक थिंग्स। आगे कहते हैं स्टिल इज नेचर्स प्रीस्ट, लेकिन फिर भी वह कुदरत का पुजारी है, या यूं कहो कि बच्चा जो धीरे धीरे बड़ा हो रहा है अभी भी हम कह सकते हैं कि कुदरत का वो पुजारी है। और आगे बोलते हैं बाई द विजन स्प्लेंडेड इज ऑन हिज वे अटेंडेड। और जो विजन है स्वर्गीय जो विजन है वो अभी भी उसके पास आता है, या वो अपनी अस्तित्व को या भगवान से जो जुड़ाव है उसका स्पिरिचुअलिटी कभी कभी उसके पास विजिट करती रहती है। मतलब वो पूरी तरह से जो है भौतिकवादी नहीं हो पाया है, लेकिन एट लेंथ द मैन परसीव्स इट डाई अवे, लेकिन धीरे धीरे ज्यों ही वो और बड़ा होता जाता है और ज्यादा दुनियादारी में पड़ जाता है। एट लेंथ का मतलब क्या है, अंत में। द मैन परसीव्स, वही व्यक्ति देखता है
इट डाई अवे, इसको खत्म होते हुए। जो स्पिरिचुअलिटी है, हेवनली स्पिरिचुअलिटी है, उसको धीरे धीरे वो मरते हुए दिखता है या खत्म होते हुए दिखता है। एंड फेड इनटू द लाइट ऑफ कॉमन डे, और बाद में वह व्यक्ति या वह बच्चा बड़े होके हम जैसा कॉमन व्यक्ति ही बन जाता है, और उसकी जो इनोसेंस है या जो हेवनली स्पिरिचुअलिटी है वो खत्म हो जाती है। कब? जब वो और ज्यादा बड़ा हो जाता है, ऐसा वर्ड्सवर्थ कहते हैं। अगले स्टेंजा में वो कहते हैं, अर्थ फिल्स हर लैप विद प्लेजर्स ऑफ हर ओन, मतलब कुदरत जो है वो अपने आप में अपनी खुशियों को ढूंढती है, या यूं कहो अपनी खुशियों को पूरा करती है। कैसे? इयररिंग्स ऑफ शी हैथ इन हर ओन नेचुरल काइंड, मतलब उसकी अपनी कुदरत की अपनी भी खुद की इच्छाएं हैं। एंड इवन विद समथिंग ऑफ ए मास्टर्स माइंड, और ऐसी है जैसे कि कोई सॉरी मदर्स माइंड, मदर्स माइंड मतलब जिस तरह से एक माँ अपने बच्चे को अपनी तरह से पालती है, ठीक उसी तरह से कुदरत या जमीन धरती वो भी किसी इंसान को पालती है। एंड नो अनवर्दी एम, और ऐसा करने में उसका जो एम है या जो लक्ष्य है वो बेकार नहीं है, उसका अपना खुद का एक नोबल श्रेष्ठ लक्ष्य है। द होमली नर्स डथ ऑल शी कैन, होमली नर्स का मतलब, होमली मतलब सिंपल, नर्स कहा गया है यहाँ पृथ्वी को। डथ ऑल, वह सब कुछ करती है, शी कैन जो वो कर सकती है, क्या करने के लिए? टू मेक हर फोस्टर चाइल्ड, अपने बच्चे को, जैसे फोस्टर चाइल्ड मतलब क्या होता है, जैसे माँ कोई और हो पाले कोई और, धाया कह सकते हैं, धात्री कहते हैं जिनको, जो पालती हैं। तो वो पृथ्वी जो है, जैसे हमारी माँ खुद की है, लेकिन पृथ्वी भी हमें पालती है। पृथ्वी का क्या कहा गया है? फॉस्टर मदर, हम उसके क्या हुए? फॉस्टर चाइल्ड। कह रहे हैं कि पृथ्वी भी अपने आप की इच्छाओं को पूरा करने के लिए अपनी तरफ से वह सारे काम करती है जिसको वो कर सकती है। और क्या करने के लिए? हर इनमेट मैन का क्या होता है? टेनेंट मतलब किराएदार टाइप का, उसको भुला देती है। फॉरगेट द ग्लोरीज ही हैथ नोन, वह उसके बचपन की सारी जो यादें हैं धीरे धीरे धूमिल होती जाती हैं। एंड दैट इम्पीरियल पैलेस वेंस ही केम, और वह इम्पीरियल पैलेस यहाँ पे कहा गया है हेवनली अबोर्ड को, स्वर्गीय घर को, उसे वो भुला देती है कहाँ से वो आया था। जैसे हम छोटे होते हैं तक हमारी सोच अलग रहती होगी, हमें नहीं पता, हम एक्सप्रेस नहीं कर पाते, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हम भूल जाते हैं, हम स्पिरिचुअलिटी से दूर चले जाते हैं, रिलीजन से दूर चले जाते हैं। और आजकल तो लोग इतने प्रैक्टिकल हो गए हैं कि अपने माँ बाप को भी भूलते जा रहे हैं। तो कुल मिला के ये वो कहना चाह रहे हैं कि धीरे धीरे दुनियादारी में पड़ के हम वो स्पिरिचुअलिटी, रिलीजन, फीलिंग्स और अपने माँ बाप और सारी कस्टम्स जो भी रहती हैं उनको भूलते जा रहे हैं, और हम क्या होते जा रहे हैं? एक्सट्रीम प्रैक्टिकल होते जा रहे हैं, और हम पूरी तरह से उससे दूर चले जाते हैं, हेवनली अबोर्ड को भूल जाते हैं, ऐसा वो कहते हैं। आगे कहते हैं, बिहोल्ड द चाइल्ड अमंग हिज न्यू बॉर्न ब्लिसेस, और इसका वो उदाहरण दे रहे हैं कि जो भी बच्चा न्यू बॉर्न ब्लिसेस मतलब जो तुरंत पैदा हुआ बच्चा है, उसके आप खुशियां देखिए। अ 6 years डार्लिंग ऑफ पिग्मी साइज, 6 साल का बच्चा डार्लिंग ऑफ पिग्मी साइज, जो कि पिग्मी मतलब क्या होता है वैसे? बौना, जिसकी हाइट कम हो। यहाँ पर एक रेफरेंस मिलता है कि जो 6 years डार्लिंग ऑफ पिग्मी साइज बोला है उन्होंने एसटी कॉलरिज, क्योंकि इनके अच्छे दोस्त थे, उनका बेटा था हार्टली कॉलरिज, उसके बारे में लिखा है, ऐसा रेफरेंस दिया गया है कि 6 साल के बच्चे को देखिए, सी वेयर, कैसे, मिड वर्क ऑफ हिज ओन हैंड ही लाइज, मिड वर्क ऑफ हिज ओन हैंड, मिड वर्क ऑफ हिज ओन हैंड का मतलब है कि अपने बनाए गए जो खिलौनों का जो स्ट्रक्चर बना लिया है उसने आसपास में खिलौनों के बीच में वो लेट जाता है। फ्रेटेड बाई सैलीज ऑफ हिज मदर्स किसेस, फ्रेटेड मतलब परेशान हो जाता है, सैलीज का मतलब क्या होता है? आक्रमण, ऑफ हिज मदर्स किसेस, कई बार उसकी माँ को उस पर बहुत ज्यादा प्यार आ जाता है, और कई बार माँ बच्चे को बहुत ज्यादा चूमती है तो बच्चे इरिटेट हो जाते हैं। तो वो उससे परेशान होकर अपने खिलौनों के बीच में जाकर लेट गया है। विद लाइट अपॉन हिम फ्रॉम हिज फादर्स आइज, और उसके पापा की नजरें उसके ऊपर हैं, या यूं कहिए कि कोई भी पिता है अपने बच्चे को खेलता हुआ देख करके खुश होता है, देखता है उसको, तो उसी हिसाब से वो देखा जा रहा है उसके पिता के द्वारा, और वो अपनी माँ की किस्मत से परेशान हो गया है। उसे देखिए, कहते हैं, सी देखो, एट हिज फीट सम लिटिल प्लान और चार्ट, उसने अपने पैरों के पास मिट्टी में खिलौनों से कुछ चार्ट या कुछ प्लानिंग या ड्राइंग स्केचिंग की है। सम फ्रेगमेंट फ्रॉम हिज ड्रीम ऑफ ह्यूमन लाइफ, और वो जो उसने की है ड्राइंग या स्केच, वो क्या है? वो एक फ्रेगमेंट मतलब टुकड़ा है, किसका टुकड़ा है? ऑफ ड्रीम,
ऑफ ह्यूमन लाइफ, मानवीय जीवन के किसी बड़े विचार का टुकड़ा है। मतलब जैसे ओवरऑल जो मानव जीवन है, जो विचार है, उसमें से उसका एक टुकड़ा है। शेप्ड बाय हिमसेल्फ विद न्यूली लर्नेड आर्ट, और वो बनाया गया है न्यूली लर्नेड आर्ट का मतलब उसने अभी जो स्केचिंग या ड्राइंग जस्ट अभी अभी सीखी है कुछ दिनों में, उससे वो बनाया गया है। और वो ड्राइंग किसके बारे में है, या जो स्केचिंग किसके बारे में है? कई बार बच्चे अलग अलग खेल खेलते हैं, ऐसा ही वो बताने की कोशिश कर रहे हैं। अ वेडिंग और अ फेस्टिवल, या तो कोई शादी हो रही है या त्योहार मनाया जा रहा है। अ मॉर्निंग और अ फ्यूनरल, या तो कोई विलाप चल रहा है या अंतिम संस्कार जैसा बच्चे कई बार खेलते हैं अलग अलग खेल। एंड दिस हैथ नाउ हिज हार्ट, और दिस हैथ हिज नाउ हिज हार्ट का मतलब क्या है? पूरे मन से उसने ये सब ड्राइंग स्केचिंग बनाई है। एंड अनटू दिस ही फ्रेम्स हिज सॉन्ग, और इसमें ही वो अपने गीत भी गा रहा है। जैसे बच्चे कई बार खेलते हुए अपने राइटिंग सॉन्ग गाते हैं, जैसे जिनका कोई मतलब नहीं होता है। कई बार बच्चे छोटे होते हैं, गाने गाते रहते हैं, तो वो उनका कोई मतलब नहीं होता है। देन विल ही फिट हिज टंग टू डायलॉग्स ऑफ बिजनेस, फिर वो जब और बड़ा हो जाएगा, तब उसकी जीभ, फिट हिज टंग का मतलब क्या है? वो अपनी जुबान इस्तेमाल करेगा डायलॉग ऑफ बिजनेस, मतलब दुनियादारी की बातें बोलने में। लव और स्ट्राइव, प्रेम की भाषा, या क्वारल मतलब स्ट्राइव मतलब लड़ाई झगड़ा करेगा, सभी करते हैं, ये चीजें कॉमन है। बट इट विल नॉट बी लॉन्ग, लेकिन ये बहुत लंबे समय तक नहीं ये चीजें चलेंगी। और दिस बी थ्रोन असाइड, जिनको वो एक साथ छोड़ देगा। मतलब बच्चे जब थोड़ा बड़े होते हैं, कभी झगड़ते हैं, कभी प्यार जताते हैं, कभी दुनियादारी की बातें करते हैं, लेकिन एक समय बाद वो धीरे धीरे भूल जाते हैं। और फिर क्या होगा? एंड विद न्यू जॉय एंड प्राइड, और उसके बाद और ज्यादा खुशी और घमंड के साथ या गर्व के साथ, द लिटिल एक्टर कॉन्स अनदर पार्ट। लिटिल एक्टर कहा गया है यहाँ बच्चे को, कि बच्चा कॉन्स मतलब प्लेस, बाद में दूसरा कोई जो है पार्ट प्ले करेगा। कॉन मैन जैसे नहीं बोलते हैं किसी को कॉन मैन, कि उसने किसी फ्रॉडिया व्यक्ति जो होता है, फ्रॉडिस्टर जो होता है, उसको बोलते हैं कॉन मैन। कॉन्स का मतलब यहाँ पे रोल प्ले करता है बड़े होके और चीजों का। आगे कहते हैं फिलिंग फ्रॉम टाइम टू टाइम हिज ह्यूमरस स्टेज। ह्यूमरस स्टेज मतलब क्या है? कि बच्चा अब कल्पना कर रहा है कि वो एक एक्टर है, और उसने एक पूरा सेटअप बनाया हुआ है, स्टेज बनाई हुई है, जहाँ पर वो और उसके साथ के और बच्चे खेल रहे होते हैं। विद ऑल द पर्सन्स, पर्सन्स का मतलब क्या है? कि वो जो ड्रामेटिक कैरेक्टर्स हैं या जो अन्य बच्चे उसके साथ खेल रहे हैं। और उसकी वो कल्पना कहाँ तक करेगा? डाउन टू द पालसीड एज। पालसीड एज का मतलब क्या है? कि जब व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है और उसके शरीर पे झुर्रियां पड़ जाती हैं और व्यक्ति परेशान होता है, बुढ़ापे तक की कल्पना वो करेगा। दैट लाइफ ब्रिंग्स विद हर इन हर इक्विपेज। इक्विपेज का मतलब क्या होता है? ट्रेन या साधन या कोई वाहन, जिसमें वो जिंदगी, मतलब जिंदगी अपने आप में एक वाहन के रूप में उस सारी चीजों को लेकर आती है। क्या? चाइल्डहुड, यूथ एंड ओल्ड एज। तो ये सारा बच्चा रोल प्ले करेगा अलग अलग टाइम पर, एज इफ हिज होल वोकेशन वर एंडलेस इमिटेशन। और बच्चा ऐसे खेलेगा जैसे लगेगा कि वो जो काम कर रहा है उसका ये व्यवसाय बन गया है। वोकेशन मतलब क्या है? व्यवसाय। और इमिटेशन का मतलब क्या है? अनुकरण करना, नकल करना। और ऐसा लगेगा कि बच्चा अपने आप में पूरी नकल कर रहा है, उसका व्यवसाय ही नकल करना है। आगे वो कहते हैं दाऊ whose exterior semblance doth belie thy soul's immensity। अब ये बच्चे के लिए कहा गया है। दाऊ जो शब्द है बच्चे के लिए कह रहे हैं, कि बच्चे तुम्हारा जो whose exterior, जिसका exterior का मतलब क्या है? बाह्य आवरण, बाहर से चीजें दिखाई दे रही हैं। semblance का मतलब क्या है? appearance, कि तुम्हारी जो बाहर का जो हुलिया है, doth belie, doth मतलब does, belie का मतलब क्या होता है? झूठ साबित कर रहा है। thy soul's immensity, immensity का मतलब क्या है? greatness, मतलब तुम्हारी आत्मा तो महान है, लेकिन तुम्हारा जो बाहरी आवरण है, वो तुम्हारी आत्मा की महानता को गलत साबित कर रहा है। जैसे बच्चा अपने आप में, क्योंकि पोएम ही ये है, इंटीमेशन ऑफ इमोर्टैलिटी फ्रॉम चाइल्डहुड टाइप, तो कह रहे हैं कि आत्मा तो महान है, नो डाउट, लेकिन जो बाहर जो बच्चे करने लगते हैं या बड़े होके जैसे जैसे करने लगते हैं, तो वो आत्मा की महानता को कहीं ना कहीं गलत साबित करते हैं। नाउ बेस्ट फिलोसफर, और क्योंकि बच्चा अपने आप में सबसे, मतलब उसको सबसे बड़ा फिलोसफर उन्होंने कहा है। हु एट डस्ट कीप दाई हेरिटेज, क्यों? क्योंकि अभी भी उसके ऊपर जो हेवनली क्वालिटीज हैं, वो अभी भी सबसे ज्यादा बच्चे के अंदर मिल जाएंगी। क्योंकि हम कहते हैं बच्चे भगवान का रूप होते हैं या वो ज्यादा इनोसेंस होते हैं। फिर कहते हैं दाउ आई अमंग द ब्लाइंड, मतलब सारे अंधे हैं, या यूं कहो कि सारे लोग भौतिकवादी हो चुके हैं, लेकिन
दाऊ आई, लेकिन तुम उसमें एक अभी भी नहीं कहते हैं कि अंधों में काना राजा टाइप, कि चलो ठीक है बाकी सब अंधे हैं, लेकिन तुम अभी भी, तुम्हारे पास एक आंख तो है कम से कम, या यूं कहो कि बाकी लोग तो भौतिकवादी हो ही गए हैं, लेकिन इस व्यक्ति के पास या इस बच्चे के पास अभी भी स्वर्गीय क्वालिटीज, या यूं कह सकते हैं कि हेवनली इन्फ्लुएंस, स्वर्गीय जो प्रभाव है वो अभी भी देखा जा सकता है बच्चे में। फिर कहते हैं दैट डेफ एंड साइलेंट रीड्स द इटर्नल डीप, और वह अभी भी, डेफ मतलब होता है बहरा, साइलेंट मतलब होता है शांत, और वह व्यक्ति, बच्चा अभी भी उस इटर्नल डीप का मतलब यहाँ पे है कि जो एक मैसेज है स्वर्गीय प्रभाव का, कि उसको अभी भी वो पढ़ सकता है ना। नेचर ऑफ इटर्निटी, इटर्नल डीप का मतलब क्या है, शाश्वतता या नित्यता का जो प्रभाव है या जो मैसेज है, उसको बच्चा अभी भी पढ़ सकता है, बाकी लोग नहीं पढ़ सकते, ऐसा वो बता रहे हैं। हॉन्टेड फॉर एवर बाय द इटर्नल माइंड, हॉन्टेड मतलब जो चीज लगातार मंडरा रही हो, या यूं कहो कि जो प्रभाव है स्वर्गीय, वो अभी भी उसके पास, उसके मन में लगातार बना हुआ है। माइटी प्रॉफिट, और उस बच्चे को वो क्या बोल रहे हैं, माइटी प्रॉफिट मतलब एक भगवान का दूत। सियर ब्लेस्ड, या सियर ब्लेस्ड का मतलब यहाँ पे दृष्टा, और ब्लेस्ड मतलब हैप्पी। सियर मतलब दृष्टा, या जो दूर तक देख सकता हो, भविष्य देख सकता हो, ऐसा उन्होंने उसको बताया है। आगे बोलते हैं कि ऑन whom those truths do rest, और उसके पास अभी भी those truths का मतलब क्या है, स्वर्ग की जो सच्चाइयाँ या जो अमरत्व की जो मेमोरीज हैं, वो अभी भी उसके अंदर आराम कर रही हैं, उसमें विद्यमान है, हम कह सकते हैं। विच वी आर टोइलिंग ऑल आवर लाइफ टू फाइंड, मतलब उस बच्चे में वो सारे सीक्रेट्स, स्वर्गीय जो मतलब हेवनली सीक्रेट्स हैं, मेमोरीज हैं या इन्फ्लुएंस है, वो अभी भी विद्यमान है, जिनके लिए विच वी आर टॉयलिंग, जिसको हम, टॉयलिंग मतलब क्या है, परिश्रम करना, जिसको हम परिश्रम करते हुए ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं अपनी पूरी जिंदगी, जो कि खो चुकी है कहाँ, इन डार्कनेस लॉस्ट, अंधेरे में खो चुकी है। कौन सा अंधेरा, द डार्कनेस ऑफ द ग्रेव, ग्रेव का मतलब इस दुनिया को उन्होंने ग्रेव कहा है यहाँ पर, जो दुनिया है जिंदगी हमारी, ये उन्होंने इसको कब्र बोला है, कि ये दुनिया रूपी जो कब्र है, इसके अंधेरे में वह सच्चाई खो चुकी है, जो कि बच्चे में अभी भी विद्यमान है। दाऊ, आगे बोलते हैं कि दाऊ ओवर हुम दाई इमोर्टलिटी, दाऊ मतलब तुम, जिसके ऊपर अभी भी तुम्हारा जो अमरत्व है, इमोर्टलिटी मतलब अमरत्व, ब्रूट्स लाइक द डे, अभी भी, ब्रूट्स का मतलब क्या होता है, जैसे चमकना, कि अभी भी ऐसा लग रहा है कि सूरज की तरह वो चमक रहा है। अब मास्टर्स ओवर स्लेब, जैसे कि किसी गुलाम के ऊपर किसी उसके मालिक का जो हक होता है, उसी हिसाब से स्वर्ग का उसके ऊपर हक है, उस बच्चे के ऊपर। अब प्रेजेंस विच इज नॉट टू बी पुट बाई, एक ऐसी उपस्थिति उस प्रभाव की है, स्वर्गीय प्रभाव की, जिसको वो पुट बाई का मतलब क्या होता है, टालना, जिसको वो टाल नहीं पाया है। दाउ लिटिल चाइल्ड, तुम छोटे बच्चे, येट ग्लोरियस इन द माइट, भले ही छोटे हो लेकिन फिर भी तुम अपनी ताकत में वैभवशाली हो, ऑफ हेवन बोर्न फ्रीडम ऑन दाई बींग्स हाइट, क्यों, क्योंकि तुम्हारे हिस्से में अभी भी स्वर्ग से जो मिली हुई आज़ादी है, हेवन बोर्न फ्रीडम का मतलब स्वर्ग से मिली हुई जो आज़ादी है, वो अभी भी तुम्हारी, भले ही तुम छोटे हो, दाई बींग्स हाइट मतलब भले ही तुम्हारा अस्तित्व तो अभी थोड़ा ही है, लेकिन अभी भी तुम में वो स्वर्गीय आज़ादी, स्वर्गीय प्रभाव विद्यमान है। तो वो आगे कहते हैं ये सारी चीजें तुम्हारे पास हैं पहले से ही, अगर स्वर्गीय प्रभाव, स्वर्गीय आभा, सीक्रेट्स, ट्रुथ्स जो भी हैं, तो वाई विथ सच अर्नेस्ट पेन्स डस्ट दाउ प्रोवोक द ईयर्स टू ब्रिंग द इनेविटेबल योग, तुम क्यों सच अर्नेस्ट पेन्स, अर्नेस्ट पेन्स का मतलब क्या है, कि दुनियादारी की जो मेहनत आदमी करता है, वो उसके बारे में बताया गया है। अर्नेस्ट मतलब गंभीर, पेन्स मतलब मेहनत, इतनी गंभीर मेहनत करके क्यों उसको, प्रवोक का मतलब क्या होता है, वो उत्तेजित करना, या किसी चीज को कुरेद कुरेद के बढ़ाना, क्यों भाई उस चीज को बढ़ा रहे हो, उत्तेजित कर रहे हो। द ईयर्स टू ब्रिंग द इनेविटेबल योग, द ईयर्स मतलब समय, ब्रिंग द इनेविटेबल का मतलब होता है अनिवार्य, और योग का मतलब होता है, योग क्या है, एक तरह से जैसे अपने यहाँ जब खेती हुआ करती थी कभी बैलों से, तो बैलों को जोड़ने के लिए एक लकड़ी का जुआ जिसको बोलते हैं वो लगा दिया जाता था, जिसमें किसान अपना हल जोड़ करके और खेत जोता करता था। तो योग का मतलब क्या है, गले में पड़ने वाला जुआ, या यूं कह सकते हैं कि दुनियादारी की टेंशन,
क्यों लाना चाह रहे हो, या मतलब तुम क्यों बड़े हो रहे हो, बच्चे ही बने रहो, या जो तुम्हारी इनोसेंस है उसको क्यों खो रहे हो, उसको बरकरार रखो। और आगे कहते हैं कि दस ब्लाइंडली विद दाई ब्लेसनेस एट स्ट्राइब, और तुम क्यों अंधे हो गए हो, या क्यों इस तरह से बिना सोचे समझे ये तुम जो अपनी ब्लेसनेस मतलब क्या है, जो एक हैप्पीनेस है उसको स्ट्राइप मतलब उसको क्यों दांव पे लगा रहे हो, अपने आप को क्यों खत्म करना चाह रहे हो दुनियादारी में लाके। फुल सून दाई सोल शैल हैव हर अर्थली ब्रेड, क्योंकि जल्दी ही, फुल सून मतलब जल्दी ही, पूरी तरह से तुम्हारी आत्मा शैल है मतलब रखेगी, हर अर्थली मतलब अर्थली फ्रेट का मतलब क्या है, जो दुनियादारी का जो बोझ है वो तुम्हारे ऊपर आ जाएगा। एंड कस्टम लाई अपॉन दी विद अ वेट, और दुनियादारी की जो परंपराएं या दुनियादारी के जो एक माइंड सेट है वो तुम्हारे ऊपर बोझ की तरह आ जाएगा। कहते हैं कि ठीक है, इतना सब कुछ कर रहे हो लेकिन क्यों भाई पीछे पड़े हो, क्यों दुनियादारी का बोझ अपने ऊपर लाना चाह रहे हो। और वो बोझ कैसा होगा, हैवी एज फ्रोस्ट एंड डीप ऑलमोस्ट एज लाइफ, और जैसे कि पाला, चिलिंग मतलब होता है, इस तरह से होगा। और डीप ऑलमोस्ट एज लाइफ मतलब जिस तरह से जिंदगी भर या अप टू डेथ वो बोझ तुम्हारे मन पे बना रहेगा। कुल मिला के ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि वी मस्ट ट्राई टू कीप आवर इनोसेंस विद अस, नहीं तो वो पूरी लाइफ हमारे साथ जो है वो एक बोझ के तौर पे चलती रहती है हमारे दिमाग पर। आगे बोलते हैं कि ओ जॉय दैट इज आर एम्बर्स इज समथिंग दैट डथ लिव दैट नेचर येट रिमेम्बर्स, वो कहते हैं कि ये खुशी की बात है कि कम से कम इन आर एम्बर्स, एम्बर्स का मतलब क्या होता है, जो अंगारे होते हैं, राख जलने के बाद, आग जलाने के बाद जो राख रहती है उसमें थोड़े थोड़े अंगारे रह जाते हैं। इज समथिंग दैट डथ लिव, कम से कम उसमें कोई ना कोई ऐसी चीज है जो अभी भी, दैट नेचर येट रिमेम्बर्स, कि कुछ ना कुछ अपने बचपन की ऐसी कोई याद है, वो अभी भी उसमें जी रही है। या यूं कहो दैट नेचर येट रिमेम्बर्स, जिसको नेचर मतलब यहाँ पे आत्मा, जिसको आत्मा अभी भी याद किए हुए है। जैसे हम लोग कई बार अपने बचपन को याद कर ही लेते हैं, अलग अलग मौकों पर, अलग अलग चीजों में हमें वो याद हो जाता है कि भाई हम बचपन में ऐसे थे वैसे थे। आगे बोलते हैं कि व्हाट वाज सो फ्यूजिटिव, सो फ्यूजिटिव मतलब क्योंकि बचपन कहने के लिए है, जरा देर में ही हम बड़े हो जाते हैं और भूल जाते हैं कि हम बचपन में क्या था कैसे, क्योंकि हम हमेशा कुछ ना कुछ नया अचीव करना चाह रहे होते हैं। द थॉट ऑफ आवर पास्ट ईयर्स इन मी डथ ब्रीड, वो कहते हैं कि मेरे बचपन की जो थिंकिंग है वो मेरे अंदर ब्रीड मतलब क्या होता है, उत्पन्न कर रही है। क्या उत्पन्न कर रही है, परपेचुअल बेनेडिक्शन, परपेचुअल मतलब हमेशा रहने वाला, बेनेडिक्शन मतलब क्या होता है, कृतज्ञता। नॉट इंडीड मतलब जो मेरे बचपन की यादें हैं वो मेरे अंदर, या मेरा बचपन अभी मेरे अंदर एक कृतज्ञता की भावना को उत्पन्न कर रहा है, लेकिन नॉट इंडीड फॉर दैट विच इज मोस्ट वर्दी टू बी ब्लेस्ड, लेकिन इसलिए नहीं कि जिसकी मुझे सबसे ज्यादा तारीफ करनी चाहिए उस बात के लिए नहीं, बल्कि इस बात के लिए कि बचपन में कम से कम मुझे डिलाइट एंड लिबर्टी मतलब प्रसन्नता और आज़ादी महसूस होती थी। द सिंपल क्रीड, सिंपल क्रीड मतलब साधारण विश्वास, बचपन में किसी को कुछ भी बोल दो, किसी बच्चे को वो भरोसा कर लेता है कि हाँ ऐसा होगा, क्योंकि उसके अंदर उतना दिमाग नहीं होता या उतनी चालाकी फटकारी नहीं होती है। ऑफ चाइल्डहुड, वेदर बिजी और एट रेस्ट, फिर वो कहते हैं चाहे मैं बिजी रहूं चाहे मैं कुछ काम करूं, विद न्यू प्लेज्ड होप स्टिल फ्लटरिंग इन हिज ब्रेस्ट, वो कह रहा है कि चलो कम से कम जो चीजें मैंने बचपन में सीखी हैं वो ऐसा लगता है, न्यू फ्लेज्ड मतलब क्या होता है, न्यू बॉर्न, और ऐसा लग रहा है कि अभी भी वो नई नई उम्मीदें मेरे मन में पैदा हो रही हैं। और इस बात के लिए मैं थैंकफुल हूँ कि मुझे बचपन में आज़ादी और सहज विश्वास और जो है स्वतंत्रता का अनुभव हुआ था। फिर वो कहते हैं कि नॉट फॉर दीज आई रेज द सॉन्ग का मतलब यहाँ इस कविता के लिए कहा गया है। वो कह रहे हैं कि ठीक है मैं बचपन के लिए मैंने चीजें लिखी हैं, लेकिन मैं इसके लिए बात ये कविता नहीं लिख रहा हूँ। ऑफ थैंक्स एंड प्रेज मतलब थैंक्स धन्यवाद की, और प्रेज मतलब तारीफ की, मतलब मैं तारीफ और धन्यवाद इस बात के लिए नहीं दे रहा हूँ कि चलो मुझे ये चीजें सीखने को मिली हैं, बल्कि किन चीजों के लिए धन्यवाद दे रहा हूँ, बट फॉर दोज ऑब्स्टिनेट क्वेश्चनिंग्स। ऑब्स्टिनेट क्वेश्चनिंग का मतलब क्या होता है, जो मेरे अडिग क्वेश्चंस थे या मतलब ऐसे सवाल थे, वो सवाल कब आते थे, ऑफ सेंस अंडरस्टैंडिंग एंड आउटवर्ड थिंग्स, वो कह रहे हैं कि जब मैं मन से सोचता था या जो बाहरी चीजें होती थी उनको देखने के बाद जो मेरे मन में बातें आती थी, उन सवालों के लिए मैं धन्यवाद दूंगा, मतलब जिसने उनको लॉजिकल या रीजनिंग सिखाई।
फिर कहते हैं फॉलिंग्स फ्रॉम अस, और कई बार ऐसा होता था कि वो मोमेंट्स हैं जो जिनको वो भूल चुके हैं, वैनिशिंग, या जो चीजें उनके बचपन से गायब हो चुकी हैं, इन सब चीजों को वो बताते हैं। मूविंग अबाउट ब्लैंक मिसगिविंग्स ऑफ ए क्रीचर। ब्लैंक मिसगिविंग्स मतलब जो डाउट या जो संदेह थे एक ऐसे प्राणी के, मूविंग अबाउट इन वर्ल्ड्स नॉट रियलाइज, जो कि दुनियादारी में घूम तो रहा है लेकिन उसको कुछ मिल नहीं रहा है, या एक ऐसा व्यक्ति जो दुनियादारी में घूम रहा है लेकिन उसको कोई अनुभव नहीं मिल रहा है। तो ये चीजें कहाँ सीखने को मिली उनको? वो धीरे धीरे बचपन से बड़े होने के बाद सीखने को मिली। फिर वो कहते हैं कि हाई इंस्टिंक्ट्स, जो श्रेष्ठ भावनाएं हैं, बिफोर विच आर मोर्टल नेचर डिड ट्रेम्बल लाइक ए गिल्टी थिंग सरप्राइज्ड। वो कह रहे हैं कि उसके बाद मेरे अंदर ऐसी ऐसी उच्च भावनाएं मन में आई हैं कि जिन भावनाओं को महसूस करने के बाद मुझे अपने मोर्टल नेचर का मतलब क्या है, मुझे अपने शरीर पर ऐसा लगता था कि मैं अपराधी हूँ, और मैं उस आश्चर्य से कांपने लगता था। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लाइंस हैं, एक बार फिर से मैं रिपीट करना चाहूंगा। वो ये कहना चाह रहे हैं कि मैं धन्यवाद दे रहा हूँ अपनी बचपन की सारी चीजों को, लेकिन इसलिए नहीं दे रहा हूँ कि मुझे आजादी, स्वतंत्रता, सहज विश्वास मिला। वो कह रहे हैं कि इसलिए धन्यवाद देना चाह रहा हूँ कि जिससे कि मुझे सवाल करना सिखाया, दुनियादारी सीखनी, सेंस मतलब इंटरनल नेचर, और आउटवर्ड थिंग्स मतलब बाहरी दुनिया का जो अस्तित्व है वो पहचानना मैंने सीखा। फॉलिंग्स फ्रॉम अस, जो चीजें मुझे, जिनमें मैं फेल हो रहा था या जो चीजें मैं भूल रहा था वो मैंने सीखी। वैनिशिंग्स मतलब जो चीजें ऐसा लगता था कि मेरा अस्तित्व गायब हो गया है, मैंने उसको अपने आप को महसूस करना सीखा। ब्लैंक मिसगिविंग्स का मतलब क्या है कि जो डाउट्स हैं, जो शक संदेह हैं, उनसे मैंने जो है लड़ना सीखा। आगे और बोलते हैं कि क्रीचर मूविंग अबाउट इन वर्ड्स, एक ऐसे प्राणी की तरह मैं घूमता था कि दुनिया में रह तो रहा है लेकिन उसने कुछ सीखा नहीं। और बाद में जो उच्च विचार बाद में जो इस तरह से आए हैं कि उनको अपने शरीर पर या अपनी अस्तित्व पर ही शर्मिंदगी होने लगी, अपने आप को अपराधी समझने लगे और वो आश्चर्य से कांपने लगे, ऐसा वो बताते हैं। आगे वो बोलते हैं कि बट फॉर दोज फर्स्ट अफेक्शंस, दोज शैडोई रिकलेक्शंस। वो कहते हैं कि फर्स्ट अफेक्शंस मतलब जो उनकी पहली पहली जो भावनाएं थी बचपन में, या जो शैडोई रिकलेक्शंस मतलब क्या है कि जो उनको अपने अतीत की कुछ यादें या प्रीवियस लाइफ की कुछ यादें जो याद थी, विच बी दे व्हाट दे में, जो भी रही हो, जैसी भी रही हो, वो थी, मुझे नहीं पता। और येट द फाउंटेन लाइट ऑफ ऑल आर डे। वो कहते हैं चलो ठीक है, जैसी भी भावनाएं थी मेरी पहली या मेरे अतीत की प्रीवियस लाइफ की जो मेमोरीज थी, मुझे नहीं पता जैसी भी रही हो, लेकिन कम से कम वो अभी भी फाउंटेन लाइट मतलब एक, जैसे फाउंटेन फव्वारे से लगातार जो आ, पानी निकलता है, उसी हिसाब से कह रहे हैं कि वो अभी भी मेरी जिंदगी का सोर्स है या जिंदगी जीने का जरिया है। और येट ए मास्टर लाइट ऑफ ऑल आर सीइंग, जो भी मैं देख रहा हूँ दुनियादारी में, उसमें अभी भी मेरे लिए वो एक गाइड का काम कर रही है। मास्टर लाइट मतलब एक रास्ता दिखाने वाले प्रकाश की तरह काम कर रही है वो यादें, फर्स्ट अफेक्शंस और फर्स्ट मेमोरीज। और वो और क्या कर रही हैं? अपहोल्ड हर्स, इनको सपोर्ट करती हैं। चेरिस, चेरिस का मतलब क्या होता है? किसी को पालन पोषण करती हैं। एंड हैव पावर टू मेक आर नोइजी ईयर्स सीम मोमेंट्स इन द बीइंग। और उनका जो नोइजी ईयर्स का मतलब क्या है? जो जिंदगी में तमाम उथल पथल मची हुई है या तमाम वो दुनियादारी में फंसे पड़े हैं, उनके उस समय को, इन द बीइंग ऑफ द इटर्नल साइलेंस, उस उनको वो एक हेवनली पीस या कह सकते हैं कि स्वर्गीय शांति में समय में तब्दील कर देती हैं। वो यादें उनको सपोर्ट करती हैं, उनका पालन पोषण करती हैं व्यक्ति का। और उनके जो समय चल रहा है एकदम झंझावात है जिंदगी में, उनको वो स्वर्गीय शांति में तब्दील कर देती हैं, कन्वर्ट कर देती हैं। ट्रुथ्स दैट वेक टू पेरिश नेबर, और एक ऐसी सच्चाई का आभास होता है टू पेरिश नेबर, जो कि कभी भी खत्म नहीं होगी। पेरिश का मतलब होता है खत्म होना। विच नीदर लिस्टलेसनेस, जिसको ना ही कभी, लिस्टलेसनेस का मतलब क्या है? नीरसता, जिसको ना ही कोई नीरसता, नॉर मैड एंडेवर, और ना ही कोई, मतलब मैड एंडेवर का मतलब क्या होता है? किसी चीज के पीछे पागलों की तरह भागना, कि ना तो नीरसता और ना किसी चीज के पीछे मतलब जो पागलपन है। नॉर मैन नॉर बॉय, और ना ही मैन का मतलब क्या है? मैनहुड, और बॉय का मतलब क्या है? चाइल्डहुड।
ना ही जवानी और ना ही बचपन। नॉर ऑल दैट, ऑल का मतलब यहाँ पे सारी परेशानी, दैट इज एट एनमिटी विद जॉय, वह सारी परेशानी जो कि खुशियों के खिलाफ है। कैन अटरली अबॉलिश और डिस्ट्रॉय, मतलब उस इम्प्रेशंस जो है उनका शुरुआती इमोशंस का, रिकलेशंस का, उसको ये सारी चीजें मिलकर भी अटरली मतलब पूरी तरह से अबॉलिश, खत्म नहीं कर सकती हैं, नष्ट नहीं कर सकती हैं, वो प्रभाव अभी भी बरकरार है। तो इसीलिए वो कहते हैं कि हैंस इन अ सीजन ऑफ काम वेदर, इसीलिए काम वेदर का मतलब क्या है कि अपने शांत मन से, डाउ इनलैंड फार वी इनलैंड फार वी मतलब क्या है कि यद्यपि हम अपने बचपन से बहुत दूर आ चुके हैं, या यूं कहो कि हम बड़े हो गए हैं। आवर सोल्स हैव साइट ऑफ दैट इमोर्टल सी, लेकिन अभी भी हमारी आत्माओं में वो पिक्चर है, इमोर्टल सी का मतलब क्या है, स्वर्ग की, है ना, जो ऐसा समुद्र जो कभी सूखता नहीं है, या स्वर्गीय आभा जो कि इन्फ्लुएंस कभी खत्म नहीं होता, उसकी पिक्चर अभी भी हमारे मन में है। विच ब्रॉट अस इधर, जो कि हमें यहाँ पे लाया है, समुद्र के रास्ते में जो यहाँ पे आए हैं। कैन इन अ मोमेंट ट्रेवल इधर, और एक क्षण में हम यहाँ से वहां जा सकते हैं। यूं कहो कि कब हम मर जाए, कब हमारी आत्मा एक क्षण में हमारे शरीर से निकल के वहां पहुंच जाए वापस। एंड सी द चिल्ड्रन स्पोर्ट अपॉन द शोर, और हम वहां जाकर के बच्चों को देखेंगे, उन बच्चों को जो अमर बच्चे हैं, है ना, इमोर्टलिटी उन्होंने चाइल्डहुड में ढूंढी है, कि उन बच्चों को जो कि उस ओशन, जो ओशन है उसके किनारे पर खेल रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। एंड हियर द माइटी वाटर्स रोलिंग एवरमोर, और जहाँ के जो माइटी वाटर्स है, या यूं कहो कि सर्वशक्तिमान जो समुद्री जो समुद्र है, स्वर्गीय समुद्र है, जो कि कभी सूखता नहीं है, जब कभी जिसकी लहरें कभी थमती नहीं है, वहां पर आप बच्चों को जा करके खेलता हुआ देखेंगे। इतना मतलब वो इसलिए कह रहे हैं कि ये सारी चीजें अभी भी विद्यमान है हमारे अंदर, तो हम टेंशन क्यों लें, इसलिए वो कह रहे हैं कि देन सिंग, ये वर्ड सिंग अ जॉयल सॉन्ग। तो चिड़िया जो आसपास जो शुरुआत के स्टेंजा में गीत गा रही थी, वो कह रहे हैं कि ठीक है भाई, गाओ, गीत गाओ, खूब अच्छे अच्छे गीत गाओ। एंड लेट द यंग लैम्स बाउंड एज टू द टेवर साउंड, और जो मेमना है उसको नाचने दो, क्योंकि वी इन थॉट विल जॉइन योर थ्रॉन्ग, क्योंकि हम भी इन थॉट मतलब मेंटली तुम्हारे इस गीत को या तुम्हारे इस ग्रुप को ज्वाइन करेंगे, हम भी खुश होंगे तुम्हारे साथ साथ, हम क्यों टेंशन लें। येट दैट पाइप, पाइप का मतलब यहाँ पे क्या है, चिड़ियों की आवाज। एंड ये दैट प्ले, और वह खेल जो मेमना और बच्चे खेल रहे हैं। ये दैट थ्रू योर आर्ट टुडे, और ऐसे लोगों को भी ज्वाइन करेंगे, मतलब चिड़ियों की आवाज, मेमने, बच्चों के खेल, और ऐसे लोगों के दिलों को जोड़ेंगे, या उनसे जुड़ेंगे जिनको फील द ग्लैडनेस ऑफ द मे, जो कि इस मई बसंत ऋतु के खुशियों को महसूस कर रहे हैं। लेट द हैप्पीनेस प्रिवेल एवरीवेयर, हर तरफ खुशियां हों। वॉट दो द रेडियंस विच वॉज वन सो ब्राइट, करें कोई बात नहीं, जो चमक कभी थी सूरज में, या यूं कहो कि जो कभी उनकी आत्मा में जो एक हेवनली ग्लोरी थी, बट नाउ अब नहीं है, मतलब बट वी नाउ फॉर एवर टेकन फ्रॉम माई साइट, मेरी नजरों से ओझल हो चुकी है, तो क्या फर्क पड़ता है। व्हाट तो मतलब क्या फर्क पड़ता है, कि जो चमक थी वो बुझ गई, या इन नजरों से ओझल हो गई है। दो नथिंग कैन ब्रिंग बैक द आर, क्यों, कोई चीज उसको वापस नहीं ला सकती है। ऑफ स्प्लेंडर इन द ग्रास, मतलब घास में, घास की पत्ती में भी जो चमक हुआ करती थी, उसको वापस नहीं लाया जा सकता है। ऑफ ग्लोरी इन द फ्लावर, या फूलों में जो भी एक खूबसूरती थी, अब उनको वो नहीं दिख रही है, उनका जो नजरिया है वो बदल गया है। कोई बात नहीं, वी विल ग्रीव नॉट, हम दुख नहीं मनाएंगे। रादर फाइंड स्ट्रेंथ इन वॉट रिमेन्स बिहाइंड, जबकि जो रह गया है इतना सब होने के बाद, उसमें हम जो है अपनी ताकत ढूंढेंगे। इन द प्राइमल सिंपथी विच हैविंग बीन मस्ट एवर बी, प्राइमल का मतलब क्या, कम से कम जो चीजें रह गई हैं वो क्या रह गई हैं, पहली तो रह गई है इन द प्राइमल सिंपथी, प्राइमल सिंपथी मतलब जो ओरिजिनल सहानुभूति की भावना हमारे अंदर आ गई है। विच हैविंग बीन मस्ट एवर बी, जिसको कह रहे हैं कि हमेशा रहनी भी चाहिए हमारे अंदर, वो भावना हमारे पास आ गई है। इन द सूदिंग थॉट्स दैट स्प्रिंग आउट ऑफ द ह्यूमन सफरिंग, इसके अलावा ये विचारधारा, सूदिंग थॉट्स मतलब कंफर्टेबल थॉट्स, जिनसे हमें आराम मिलता है, क्या है कि स्प्रिंग आउट ऑफ ह्यूमन सफरिंग, की मानव की जो परेशानी है वो क्षणिक है, ये भावना हमारे अंदर आ गई है। इन द फेथ दैट लुक्स थ्रू डेथ, या वह भरोसा जिसमें हम भरोसा करते हैं कि मौत के बाद हम भगवान के पास स्वर्ग में रहेंगे, एक ऐसा भरोसा हमारे अंदर आ गया है।
इन ईयर्स दैट ब्रिंग द फिलोसफिक माइंड, या यूं कहो कि बड़े होकर के मैनहुड, ईयर्स मतलब मैनहुड का जो समय है जब हम बड़े हो जाते हैं तब हम दुनियादारी देखते हैं और जिससे हमारे अंदर एक फिलोसफिकल माइंड डेवलप होता है। मतलब ये चार चीजें उनको मिल चुकी हैं, सिंपैथी और कंफर्टेबल थॉट्स और भरोसा और फिलोसफिकल माइंड। इन सब चीजों में वो स्ट्रेंथ ढूंढ लेंगे, कोई बात नहीं, ग्लोरी नहीं बची, या जो थिंकिंग थी, जो एटीट्यूड था दुनियादारी को देखने का, नेचर को देखने का, नहीं बचा, तो क्या फर्क पड़ता है, ऐसा वो कहते हैं। आगे वो कहते हैं एंड ओ ये फाउंटेन्स, मीडो, हिल्स एंड ग्रुप्स, मतलब सारी कुदरती चीजों को वो आह्वान कर रहे हैं। फॉरवर्ड नॉट, फॉरवर्ड नॉट मतलब टेंशन नहीं लो, है ना, ये पेनफुल थिंकिंग है उसको नहीं लाओ। एनी सेवरिंग ऑफ आवर लव, सेवरिंग मतलब ब्रेकिंग, वो कह रहे हैं कि कुछ भी हो जाए लेकिन जो मेरा प्यार है इन चीजों के प्रति वो खत्म नहीं होगा, या तुम्हारे प्रति मेरा जो प्यार है, क्योंकि वो एड्रेस कर रहे हैं तो डायरेक्ट कह रहे हैं कि तुम्हारे प्रति मेरा जो प्यार है वो कभी खत्म नहीं होगा। येट इन माई हार्ट ऑफ हार्ट्स, क्योंकि आई फील योर माइट, क्योंकि मैं अभी भी तुम्हारे वैभव को, तुम्हारी ताकत को अपने अंतरात्मा, यूं कहो कि फ्रॉम द कोर ऑफ माई हार्ट, अपने दिल के जो है सतह से उसको महसूस कर रहा हूँ। आई ओनली हैव रेलिनक्विस्ट, रेलिनक्विस्ट का मतलब क्या होता है, त्यागना। वन डिलाइट, सिर्फ मैंने एक ही चीज तो छोड़ी है, मतलब बचपन की जो यादें हैं वही तो मुझसे छूटी हैं, आगे तो कुछ नहीं छूटा। आई स्टिल लव ऑल दीज नेचुरल थिंग्स, तो लिव बीनीथ यू मोर हैबिचुअल सो है, क्योंकि तुम्हारे साथ रहना मेरी आदत थी, आदत है और रहेगी। आई लव द ब्रूक्स, मुझे वो छोटी छोटी नदियां पसंद हैं, विच डाउन देयर चैनल्स फ्रेट, जो कि अपने रास्ते से, फ्रेट का मतलब क्या होता है, उछलना, उफनना, मतलब अपने रास्ते से उफनती हुई बह रही हैं छोटी छोटी नदियां। इवन मोर देन व्हेन आई ट्रिप लाइटली एज दे, क्योंकि मैंने भी तुम्हारी नकल की है। ट्रिप का मतलब क्या होता है, धीरे धीरे चलना, जैसे तुमने कभी कभी धीमे धीमे चली हो, मैं भी तुम्हारी तरह चलता हूँ, मैंने भी तुम्हारी नकल की है। द इनोसेंट ब्राइटनेस ऑफ न्यू बॉर्न डे इज लवली एट, और जो भी दिन होता है और उस दिन की जो, मतलब सुबह सुबह जो सूरज की रोशनी है वो एकदम ब्लडी रेड है, तो कह रहे हैं कि जो इनोसेंट है उस लाइटनेस में, उसको वो मुझे अभी भी प्यारी लगती है, ऐसा नहीं है कि नहीं लगती है। द क्लाउड्स दैट गैदर राउंड द सेटिंग सन, वो सारे बादल जो कि अस्त होते हुए सूर्य के चारों ओर इकट्ठे होते हैं, डू टेक अ सोबर कलरिंग फ्रॉम एन आई, और मैं उस आत्मा की नजरों से देखता हूँ कि उनके अंदर एक गंभीर जो है वो रंग होता है, उन बादलों में एक रंग होता है। और आगे कहते हैं कि अनदर रेस हैथ बीन एंड अनदर फॉर्म्स आर वन, मतलब कह रहे हैं कि बाकी जो रेस है, हाँ सॉरी, एक लाइन छूट रही है यहाँ पे, दैट हैथ केप्ट वॉच ओवर मैन्स मॉर्टेलिटी, मतलब जो सूर्योदय है या सूर्यास्त के समय के जो बादल हैं, उन्होंने इंसान की मॉर्टेलिटी मतलब क्या है, उसकी मौत को देखा है या मौत पर नजर बनाए हुए हैं, तो वो मुझे इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं लगती है। यूँ कहो कि मौत की जो थिंकिंग है यहाँ पे जो एक्सप्रेस की गई है उस नेचुरल फिनोमिना के तहत, वो इनको पसंद नहीं आ रही है। अनदर रेस हैथ बीन एंड अनदर पाम्स आर वन, वो कह रहे हैं कि स्पिरिचुअलिटी की अलग रेस मैंने जीती है, और और बाकी मैंने प्राइज जीते हैं, जो कि अभी इससे पहले उन्होंने एक्सप्रेस की हैं चार बातें, सिंपैथी, थॉट, कंफर्टिंग थॉट्स, फेथ, तमाम। थैंक्स टू द ह्यूमन हार्ट बाय विच वी लिव, कहते हैं ठीक है, जो भी रहा, कम से कम हमें अपने हृदय का धन्यवाद करना चाहिए जिसके द्वारा हम जीवित हैं, क्योंकि उस हृदय में ना केवल, मतलब अगर बायोलॉजिकल तौर पे देखा जाए तो ब्लड सर्कुलेशन है, और दूसरे तौर पे देखा जाए देयर आर लॉट्स ऑफ फीलिंग्स, इमोशंस इन्वॉल्व्ड इन दैट। थैंक्स टू इट्स टेंडरनेस, टेंडरनेस का मतलब क्या है कि उसकी जो संवेदनशीलता है उसको वो धन्यवाद कर रहे हैं। इट्स जॉयस एंड फियर्स, उसके जो प्रसन्नताएं हैं या जो उसकी, उसके जो भय हैं। टू मी, आगे लास्ट में कहते हैं कि मेरे लिए द मीनेस्ट फ्लावर दैट ब्लोस, ये सबसे छोटा से छोटा फूल जो कि खिल रहा है, कैन गिव, मुझे दे सकता है, थॉट्स दैट डू ऑफन लाई टू डीप फॉर टीयर्स, अभी भी ऐसे थॉट्स मेरे अंदर आ सकते हैं कि जिनको किसी भी आंसुओं में आप एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे, मतलब ना तो खुशी और ना गम के आंसुओं से उन थॉट्स को एक्सप्रेस कर पाएंगे, ऐसे अभी भी उनके अंदर क्षमता है उस फूल को देख करके उन थॉट्स को प्रोड्यूस करने की। तो ये थी समरी इस पोएम की, काफी लेंथी हो गई है,
काफ़ी लेंथी वीडियो भी हो गया है, लेकिन क्योंकि एक ही बार में कवर करना था तो मैंने आई ट्राइड माई बेस्ट एंड आई होप you would like it, and if you like, please like, subscribe. Thanks for watching.